हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक स्टडी ओवर फेलो गैलेक्सी चैनल। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ हिंदी पाठ्य सामग्री और इसमें मैं आज बताने जा रही हूँ एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। आज मैं बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ने पड़ेंगे क्लास 12 के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, जिससे हम अपना अंक अच्छे से संपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी का, वो पूर्णांक मतलब पूरे जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है। 18+20, यहाँ पे 18+20 मीन्स मतलब जब 80 मार्क्स का रिटन होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। हमें 80 मार्क्स रिटन में उठाने पड़ते हैं और 20 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल में लाने पड़ते हैं, जो कि हमारे शिक्षक शिक्षिका देते हैं 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में। तो आज मैं बताऊंगी। वीडियो चालू करने से और वीडियो में आगे बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर मेरे इस चैनल्स पे मतलब हमारे इस चैनल्स पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें ताकि आप हिंदी विषय की सभी अपडेट्स जल्दी से जल्दी पा सकें। मैं आपको और एक और बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल स्टडी ओवर फॉलो गैलेक्सी में हर चीज़ की अपडेट दी गई है और अपलोड की गई है वीडियो। अगर आपको कुछ अगर सिलेबस के बारे में ना समझ में आए तो आप जाके अपलोड वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें उस विषय की पाठ्य अंक तथा उस विषय में हमें कितने पाठ पढ़ने होंगे और किस क्वेश्चन को करने से हमें संपूर्ण अंक प्राप्त होंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पैटर्न्स हैं जिससे हम अपने उच्च माध्यमिक में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन से पाठ पढ़े जिससे हमें अच्छे से मार्क्स और पूर्ण मार्क्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कौन से पाठ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए मिलते हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न है कि अगर हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो हमें इतने मार्क्स संपूर्ण मात्रा से प्राप्त होंगे। तो आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स हमें पूरे तौर से टीचर्स हमें देंगे। निबंध में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, काव्य में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, परिभाषिक शब्दावली में क्या पढ़ना पड़ेगा, रिपोर्टाज पत्र लेखन में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेक्ट तो टीचर्स देते हैं, तो ये चीज़ वो स्कूल में सभी कार्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें निबंध पढ़ना होगा। जैसे निबंध में कौन कौन से चैप्टर से मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो है कुटज। कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बहुत व्याख्यामूलक प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना रिजल्ट अच्छा करें, अच्छे से मार्क्स लाएं, तो सबसे ज़्यादा इस पार्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करें। आई होप कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कुटज में बताया गया है, कुटज के फूल के बारे में बताया गया है, कुटज के पेड़ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग जब पाठ पढ़ेंगे आप लोग को तो मालूम होगा कि कुटज के बारे में क्या क्या बताएगा। और इसके हर एक विषय को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि कुटज में जो आंसर्स और क्वेश्चंस जो पैटर्न होता है वो बीचों बीच में से बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी कहानी के अंदर से दिया गया, कौन सी निबंध के अंदर से दिया गया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कहानी, कोई भी निबंध अगर हम पढ़े तो एकदम अच्छे से पढ़े, मतलब ब्रेन में हमारे ये याद रहे कि हम उस कहानी या उस निबंध में पढ़े थे, कि जिससे हमारे लाइफ में इन फ्यूचर काम आ सके। और दूसरा, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध, मतलब मुक्तिबोध, यहाँ पे वो मुक्तिबोध लेखक थे, उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, व्याख्यामूलक प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप ये दोनों चैप्टर, अगर दोनों में से अगर आप करना चाहें तो कुटज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आप दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मार्क्स आपके आ सकते हैं। और कहानी में हमें क्या पढ़ना होगा, देखिए आगे चलते हैं। कहानी में फर्स्ट नंबर 3 कहानी दी रखी, निबंध में 2 है और कहानी में 3 है। कहानी हमें 3 पढ़नी पड़ेगी। जो पहली कहानी है भाई बहन वंग महिला, जो कि उनके द्वारा लिखित है राजेंद्र बाला घोष, जिनका चंद्र नाम था, उस नाम से पुकारा गया था। तो भाई बहन में स्वदेशी चीज़ों वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों को स्वीकार करें।
इसमें यही कहानी में बताया गया है। तो आप ये जो भाई बहन भी देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब बहुत आसान चैप्टर है। तो इस कहानी को करने से हमें बहुत सारे अंक प्राप्त हो सकते हैं और इसमें व्याख्यामूलक प्रश्न, MCQ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो सेकंड चैप्टर है वो है नशा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इसमें से भी व्याख्यामूलक प्रश्न आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। और नशे में जो इस कहानी में बताया गया है कि मतलब जो धन का नशा होता है उसमें लेखक ने बहुत अच्छे से एक व्यक्ति को दिखाया गया है कि एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में अंतर क्या है, कैसे वो व्यवहार करता है अपने मतलब अपने जीवन में, इस बारे में बताया गया है। धन का नशा के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे तौर से कवि ने बहुत अच्छे तौर से इसे सजा के बताया गया। और तीसरा मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है और इसमें से भी व्याख्यामूलक, लॉन्ग क्वेश्चन, संक्षिप्त प्रश्न, चयन प्रश्न, MCQ जैसे कहते हैं। तो जो मलबे का मालिक है उसमें जब हमारा देश 1947 में जब 1947 में हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इस कहानी में पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका दृश्य, उसका आकाल, किस तरह लोगों को प्रभावित हुआ वो जो विभाजन था, किस तरह से लोग कहाँ कहाँ बिछड़े, अपने कितने बिछड़े और कितनों ने घर से बेघर हो गए। तो इस कहानी में अगर आप अच्छे से पढ़ते, क्योंकि मलबे का मालिक कहानी भी पढ़ना एक बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं प्राउड की बात है, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा ही क्योंकि मलबे का मालिक जो कहानी है वो हमें बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करती है और एक इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है, जिससे हम समझ सके कि उस समय विभाजन का जो दृश्य था काफ़ी दर्दनाक था। और इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अंक इसमें मिल सकते हैं। तो ये तीनों कहानी कर ले, 2 निबंध कर ले, तो इससे आपका अच्छा अंक मिल सकता है। और काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप बताते हैं। सबसे पहले कबीर के पद, जो कि कबीरदास द्वारा लिखी गई थी, ये पद में बताया गया है। और क्योंकि ये जो कबीरदास थे उस ये जो काव्य आती है, 2 काव्य, वो प्राचीन काव्य के अंतर्गत आती है। कबीरदास जो थे वो प्राचीन काव्य थे, आप लोग को तो जानते हैं कि कबीरदास प्राचीन काव्य थे। और जो तुलसीदास के पद, ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, ये भी एक प्राचीन काव्य है। बहुत सारे होते हैं कि काव्य पढ़ना जल्दी पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे मार्क्स भी भूल जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन MCQ शॉर्ट टाइप पद से आते हैं, क्योंकि हमें पद पढ़ना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट्स होता है। तो पद पढ़ना ना भूलें और अच्छे से पद को पढ़ें। फिर उसके बाद कहानी में काव्य में कविता में संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित की गई है। ये एक आधुनिक कविता है। आप क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सी प्राचीन काव्य थी, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी प्राचीन काव्य थी और कौन सी आधुनिक कविता। अधिकतर देखेंगे आप लोग HS के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो हमें भी नहीं पता होता है कि आ सकते हैं। तो अवकाश वाली सभ्यता, यहाँ पे संध्या सुंदरी, ये यहाँ पे जो संध्या सुंदरी के बारे में जो बताए हैं कवि कि यहाँ पे संध्या मीन्स होता है शाम। तो यहाँ पे संध्या, शाम की सुंदर की बात कही गई है बहुत अच्छे से कि शाम किस तरह एक सुंदर का रूप ग्रहण करता है, कैसा एक संध्या के समय कैसा दृश्य रहता है। और अवकाश, चौथा नंबर है अवकाश वाली सभ्यता, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जो हमारे राष्ट्र कवि है, उनके द्वारा लिखी गई है। अवकाश वाली सभ्यता मीन्स, सभ्यता मतलब होता पीढ़ी जो आने वाली है, और अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, मतलब कोई कार्य ना हो। अवकाश वाली सभ्यता मतलब इसमें ये जो पूरी कविता में बताया गया है कि अवकाश वाली सभ्यता बहुत जल्दी ही आने वाली है। रामधारी सिंह दिनकर ने इसी विषय में पूरा चर्चा किया है कविता को, कि जो मनुष्य एक समय ऐसा आएगा कि कोई उसके पास कार्य नहीं रहेगा, वो कार्य से ग्रस्त रहेगा और उसके पास, क्योंकि उस समय मशीनी वैज्ञानिक से, तकनीकी से काफ़ी चीज़ों का निर्माण हो जाएगा और जो मनुष्य एक अपंग की तरह बन जाएगा। और इसके बाद 5 नंबर हो गई पीर पर्वत सी, जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई। ये जो तीनों कवि है वो आधुनिक कविता है। संध्या सुंदरी आधुनिक कविता है, अवकाश वाली सभ्यता आधुनिक कविता है, हो गई पीर पर्वत सी आधुनिक कविता है। तो अगर आप
इस कविता को, पांचों कविता को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे अंक प्राप्त हो सकते हैं। 100 में से 100% अगर आपने एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया तो आपको बहुत सारे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद हमें हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। इसमें से हमें 15 मार्क्स मिलते हैं और इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले भारतेंदु युग की सामान्य प्रवृत्तियाँ। जो भारतेंदु युग है इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में 5-6 कुछ दिए रहते हैं। जैसे कि भारतेंदु युग की सामान्य प्रवृत्तियाँ में देखते हैं कि बहुत इसमें से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, MCQ, बहुत सारी जानकारी मिली रहती है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख कर पढ़ें, क्योंकि भारतेंदु युग में जैसे कि आ जाती है व्यक्तिवाद की प्रधानता, देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और बहुत सारे विषय हैं जैसे कि नारी के सौंदर्य का वर्णन, वेदना की प्रधानता, मानवतावादी, ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो प्रगतिवाद में भी आएंगे, द्विवेदी युग में भी आएंगे, छायावादी में भी आएंगे, प्रयोगवाद में। तो ये सब आपको अच्छे से करना होगा जिससे आपको इसके अच्छे से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, MCQ सब कुछ करना होगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और व्याकरण, इसमें 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। संधि विच्छेद करने पड़ेंगे आपको। संधि विच्छेद तो हम 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं और 12th क्लास में भी बहुत अच्छे से संधि विच्छेद आते हैं। कारक चिन्ह आते हैं, उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, समास आते हैं, वाक्य संशोधन आते हैं, वाक्य परिवर्तन आते हैं, मुहावरा। तो ये चीज़ तो हम काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो हमारा एक हैबिट हो जाता है ये सब ग्रामर में। तो ये ग्रामर को भी अच्छे से कर ले कि जिससे हमारा 10 मार्क्स ना भूले, 10 मार्क्स को ना छोड़े। उसके बाद एक 50 शब्द, 50 वर्ड मतलब हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए रहती है परिभाषिक शब्दावली, इंग्लिश में दिया रहता है, उससे हमें हिंदी करना होता है। ये 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें आसानी से हम, मतलब बहुत इजी है। अगर हम जैसे निबंध लिखते हैं तो हमें कितना पेज लिख कर तब हमें 10 में से 5 कुछ मिलते हैं। तो ये बहुत मतलब मार्क्स उठाने का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे देख रखा, आप देख सकते हैं कि टाइपिंग दिया रहेगा क्वेश्चन पैटर्न में और हमें इसका हिंदी लिखना है टंकण। तो इस तरह 50 शब्द है किताब के पीछे, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी पाठ्य संचयन पुस्तक के कक्षा 12वीं के पीछे दे रखा है, आप इसको याद करना ना भूलें। और इसके बाद रिपोर्टाज दिया रहता है। इसमें रिपोर्टाज जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। इसमें जैसे कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, उदाहरण के रूप में हम अभी उदाहरण के रूप में आपको बता सकते हैं। जैसे राष्ट्र निर्माण में नारी का क्या योगदान, इस पर एक रिपोर्टाज लिखना है। भूमंडलीय विकास या परिवर्तन या वृद्धि, कोरोना की, और सबसे एक मेन अहम पॉइंट है कि अभी जो कोरोना की जो बढ़ती महामारी चल रही है, शायद उसमें भी बहुत सारे शिक्षक होते हैं वो शायद रिपोर्टाज दे सकते हैं ऑप्शन में, बट ये पूरा कंफर्म नहीं। लेकिन तब भी आप लोग कोरोना की बढ़ती महामारी के कुछ खास जानकारी अपने पास रखें, जिसकी वजह से अगर बाय चांस आपको शिक्षक ने आपने देखा पेपर में कि ये आया है कोरोना की बढ़ती महामारी में रिपोर्टाज लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले ही इस चीज़ का इंतज़ाम अच्छे से करें और अच्छे से पढ़ें। इससे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने क्वेश्चन पैटर्न बताया है, आप इस क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करें और इस क्वेश्चन पैटर्न के तरह फॉलो करके आप आगे पढ़ें। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप अपना आज अच्छा करें। अगर आप आज अच्छा पढ़ते हैं तो कल की तैयारी आपके लिए खुद ब खुद बहुत अच्छी बन जाती है। तो हाँ, और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आकाश सर ने इसमें बहुत सारी चीज़ अपलोड की हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए, व्याख्यामूलक प्रश्न चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए हिंदी से रिलेटेड, तो आकाश सर ने अपलोड कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आकाश सर ने एक्सप्लेन किया है और उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर आप इस चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल्स पे हर अपडेट्स मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलती हूँ।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।